हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ई क्लास। आप हैं अजय गुलेरिया के साथ और आज हम इस चैनल पर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है 12th फिज़िक्स। राइट गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने 12th फिज़िक्स के फर्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फिज़िक्स की वो ब्रांच है, वो डिसिप्लिन है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करते हैं और वो भी स्पेसिफिकली उन चार्जेस को जो कि रेस्ट पे होते हैं, द चार्जेस विच आर नॉट मूविंग। राइट, सो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. It actually deals with the study of forces, fields and potentials produced by charges at rest. जो चार्जेस होते हैं रेस्ट पे, वो जो फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं, फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उनकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है, उन सब की स्टडी को हम इस ब्रांच में करते हैं. ओके, ये चीज़ें कोई नई नहीं हैं. इन चीज़ों से अपना थोड़ा सा अपने वाकफियत बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा इनसे फैमिलियर होने के लिए आपको अपने +1 के जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. वहाँ पर भी ऐसी सिमिलर चीज़ें थी. आपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्लास +1 में पढ़ी हुई हैं. राइट, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वहाँ पर मासेस होते थे, यहाँ पर चार्जेस होंगे. वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होती थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी. वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड होती थी, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी. वहाँ पर आपके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता था, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा. तो उन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा इनका आपने कनेक्शन बनाते हुए तो इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. राइट, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पर फ्लैश कराना चाहेंगे वो क्या है कि अभी तो इस ब्रांच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें हम उन्हीं चार्जेस को स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट में होते हैं. राइट, लेकिन फिजिक्स में हमारे पास एक ऐसा डिसिप्लिन भी है, एक ऐसी ब्रांच भी है जिसमें हम मूविंग चार्जेस को भी अलग से स्टडी करते हैं. राइट, और उस ब्रांच को, उस डिसिप्लिन को हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं. राइट, वैसे भी हमें पता है कि स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट, डायनामिक मीन्स समथिंग मूविंग. ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री पे जाते हैं. राइट, तो फर्स्टली हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन, ये वाला वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ. तो ये वाला जो वर्ड था इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, ये ओरिजिनेट हुआ था ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका एक वर्ड था इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON. जो हमारे वाला आजकल इलेक्ट्रॉन है वो वाली स्पेलिंग ग्रीक लैंग्वेज में इसकी नहीं थी, वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था. और उसका मतलब उनकी जो लैंग्वेज थी उसमें होता था एम्बर. एम्बर पर हम अभी आएंगे. तो 600 BC में ग्रीस जो कंट्री है उसमें एक मिलेटस नाम की जगह थी. वहाँ पर एक व्यक्ति हुए थेल्स. तो वो जो थेल्स, ही वॉज अ पर्सन विथ साइंटिफिक एप्टीट्यूड. राइट, कि कुछ भी अटपटा कुछ देखा तो उसके पीछे वो सोचने लगते थे कि यार ये हुआ तो क्यों हुआ. तो हमें भी ये बीइंग साइंस स्टूडेंट, हमें भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए खुद को औरों से कि इफ़ यू आर इन द साइंस स्ट्रीम देन यू शुड हैव अ वेरी इंक्वायरिंग नेचर. आपकी बहुत एक कीन नेचर होनी चाहिए. आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं बहुत कीन होनी चाहिए. आप कहीं भी कोई भी चीज़ कहीं पे भी नोटिस करते हो तो उसमें आपका एक साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है. राइट, दैट डिफ्रेंशिएट्स अ पर्सन विद अ साइंटिफिक एप्टीट्यूड फ्रॉम सम अदर पर्सन. ओके, तो अब हम आ जाते हैं कि उसने, जो वो पर्सन था थेल्स 600 BC में ग्रीस में, उसने एक फिनोमेनन ऑब्जर्व किया. क्या किया कि
वो कुछ उस टाइम भी लोग ज्वेलरी वगैरह यूज़ करते होंगे, तो एक स्टोन होता था एम्बर, जिसको हम एम्बर कहते हैं, और वो अपनी लैंग्वेज में उसको इलेक्ट्रॉन कहते थे। तो वो कोइंसिडेंटली उसने उसको कहीं पे घिसा और उसने क्या किया, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ जो था वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया उस एम्बर स्टोन ने। ओके, तो उसके दिमाग में बात ये हजम नहीं हुई कि यार ये क्यों हो रहा है, ये फिनोमेनन, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसने उसके बारे में इंक्वायर करना शुरू कर दिया और लोगों को भी बताना शुरू किया, और उस इलेक्ट्रॉन से ही उसने उस चीज़ को कनेक्ट कर दिया। और बाद में वो जो है वो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी या ये इलेक्ट्रॉन जो ये वर्ड्स हैं, वहाँ से उसका लिंक एक बना, और उसकी जो ओरिजिन है वो उस इलेक्ट्रॉन जो उनका वर्ड था जो एम्बर के लिए वो यूज़ करते थे। नाउ लेट अस कम ऑन टू एम्बर। व्हाट इज़ एम्बर? तो एम्बर आप में से शायद कुछ एक लोगों को पता भी होगा। एम्बर इज़ जस्ट लाइक अ स्टोन। जैसे कि हम अपनी अंगूठियाँ पहनते हैं, उसमें हम नग या जेम्स जो उसमें लगाते हैं, उसी तरह का एक स्टोन है जो कि हमारे जो कहीं पर कोई वेजिटेशन है बहुत सालों पुरानी, उसमें कुछ रेसिन्स वगैरह, उसमें रेशे वगैरह निकलते थे, और बाद में जब वो किसी चीज़ के प्रेशर में आ गए, ढक गए, तो उस प्रेशर में लगातार बहुत सालों तक रहने के बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत एक वो स्टोन में कन्वर्ट हो गए, जिसको कि वो आजकल काफ़ी कॉस्टली है। हमारे पास एम्बर माइंस होती हैं, और मैं इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे आपको ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर कि आपने एम्बर शायद नोटिस किया होगा, राइट? अगर आप मूवीज़ देखते हो तो मैं एक यहाँ पे आपको फ़ोटो फ्लैश करवा रहा हूँ। ये फ़ोटो देख के शायद आपको याद आ गया होगा कि ये कौन सी मूवी का शॉट है। दिस इज़ द शॉट फ्रॉम अ मूवी, हॉलीवुड मूवी जुरासिक पार्क, राइट? उसमें जो स्टार्टिंग सीन है उसी में जो है वो एक एम्बर माइन जो थी, उसमें कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, और उनको वहाँ पर ये एम्बर स्टोन, खैर वो तो फिक्शन मूवी थी, उन्होंने तो इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया था, लेकिन ये एम्बर स्टोन है। और उन्होंने उसमें शायद आपको अगर याद हो तो उन्होंने उसमें ये स्टोरी बनाई थी कि एक बहुत पुराने जब वो डायनासोर्स वगैरह होते थे, तो उस टाइम डायनासोर्स किसी मॉस्किटो ने काट लिया, और जैसे ही उसने काटा और फिर वो किसी पेड़ के ऊपर बैठा, किसी ट्री के ऊपर, और वहाँ से वो कुछ रेसिन्स आए, वो रेशे कुछ चिपचिपी जैसी चीज़ निकली आपके पेट से, और वो मॉस्किटो उसमें फंस गया, और उसके बाद वो जैसे ढका और ये वो करके, तो बाद में कई सालों के बाद जब वो एम्बर स्टोन में वो वैसे का वैसा ही मिला, राइट? तो दिस इज़ दैट एम्बर, जिस एम्बर से, जिसका नाम की, जिसका जो वर्ड था ग्रीक लैंग्वेज में दैट वाज इलेक्ट्रॉन, वहीं से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो नाम है उसका ओरिजिन हुआ। ओके, देन स्टूडेंट्स, जब ये सफ़र शुरू हुआ इलेक्ट्रिसिटी को खोजने का, राइट, तो बहुत सारा टाइम लगा, बहुत सारे लोग बीच में आए, उन्होंने इसके ऊपर जो रिसर्च है उसको जारी रखा, वो सोचते गए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते गए। तो हमारे पास जो इसमें मेन जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो था ग्लास रोड रब्ड विद वूल और सिल्क। एक ग्लास रोड को वूल या सिल्क क्लॉथ से जब रब किया लोगों ने, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो ग्लास रोड थी उसने सिल्क या वूल को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जब उन्होंने दो रोड्स ली, दोनों को रब किया, ओके, और एक को फ्रीली सस्पेंड कर दिया एक सिल्क थ्रेड के साथ, ताकि वो उसकी मूवमेंट क्या रहे, बिल्कुल फ्री रहे, और दूसरी को उसके नज़दीक लाए, तो उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया, दोनों ग्लास रोड्स ने, राइट। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, प्लास्टिक या एबोनिट रोड, उसको रब किया उन्होंने, जो आप कैट फर, जो आपका बिल्लियाँ होती हैं उनका जो फर होता है, उनका जो कोट होता है, उसके साथ उनको जब उन्होंने रब किया, तो उन्होंने एक और फिनोमेनन वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जब हमने उस प्लास्टिक रोड को फर के साथ रब किया, राइट, और उसके बाद उनको जब करीब लाए, तो वो दोनों जो आपका प्लास्टिक रोड थी वो फर को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। और उसके बाद फिर से उन्होंने दो प्लास्टिक रोड्स ली, दोनों को फर के साथ रब किया,
और फिर एक को फ्रीली सस्पेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड ताकि वो मूव कर सके। और जब दूसरी प्लास्टिक रोड को उसके वो नज़दीक लेके गए तो उन्होंने फिर से वही जो 2 ग्लास रोड्स ने फिनोमिना शो किया था, एग्जिबिट किया था, वही उन्होंने बिहेवियर यहाँ पर शो किया कि उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। उसके बाद उन्होंने इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को कंबाइन किया, राइट, और उन्होंने एक जो सिल्क और वूल के साथ रब की हुई ग्लास रोड को लिया और दूसरा कैट फर के साथ रब की हुई प्लास्टिक रोड्स को लिया और ग्लास रोड को उन्होंने सिल्क थ्रेड के साथ क्या कर लिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया। और जब प्लास्टिक रोड को उसके नज़दीक लेके गए तो यहाँ पर उन्होंने एक अलग सा फिनोमेना ऑब्जर्व किया कि अब वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। अब ये चीज़ें हमारे लिए कॉमन हो सकती हैं, लेकिन उस वक्त जब ये चीज़ें डेवलपिंग स्टेज में थी तो ये उस वक्त बहुत बड़े माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट्स थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक उनके लिए ऑब्जर्वेशंस थी उस समय के लोगों के लिए, राइट। उसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया विद पिथबॉल्स। पिथबॉल भी रेशे होते हैं नेचर में, वो काफ़ी सूखे और उनकी बॉल जैसी बन जाती है और उसमें उनकी खासियत ये होती है कि वो बड़ी जल्दी वो आवेशित हो जाते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं वो कहीं पे भी, राइट। तो उनके साथ उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, उन्होंने 2 पिथ्स बॉल ली। आजकल ये जो पिथबॉल वाला एक्सपेरिमेंट है ये हम जो आपकी पॉलीस्ट्रीन या जो थर्मोकोल की जो छोटी छोटी वो आपके बॉल्स निकलते हैं तो आपने उनको भी ऑब्जर्व किया होगा कभी कि उनको भी थोड़ा सा रब करो तो वो बिल्कुल एक दूसरे मतलब इवन हाथ वगैरह से चिपकने लग पड़ते हैं वो, ओके। तो वहाँ पे उन्होंने पिथबॉल, वो उस वक्त ये तो हमारे पास जो फैब्रिकेटेड चीज़ें थी नहीं तो वो नेचर में पाए जाते थे पिथबॉल्स, वो बॉल्स लिए उन्होंने, उनको सस्पेंड किया और उन्होंने सिर्फ क्या किया कि जो प्लास्टिक रोड थी जो चार्ज्ड, जिसको कि हमने कैट फर के साथ क्या किया हुआ था, रब करके चार्ज किया हुआ था, हमने उन दोनों पिथबॉल्स को सिर्फ उससे टच करवाया प्लास्टिक रोड को। तो क्या हुआ कि पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ टच करके सस्पेंड कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने उन दोनों को टच करवाया उन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। उनके लिए बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये, राइट। सेकेंडली उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ग्लास रोड्स ली वैसे ही सिल्क या वुल के साथ रब करके और फिर से उन्होंने पिथबॉल्स को क्या करवाया, टच करवाया। फिर से सेम फिनोमेनन क्या हुआ, पिथबॉल्स ने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया, राइट। थर्ड में उन्होंने क्या किया, उनको दूर दूर सस्पेंड किया, ठीक है, बहुत दूर नहीं लेकिन थोड़ा गैप देके उनको सस्पेंड किया और साथ में क्या किया कि एक पिथबॉल को किसके कांटेक्ट में लाया, प्लास्टिक रोड के, और दूसरी को ग्लास रोड के जो कि चार्ज थी। अब इस वक्त उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अब इन सब एक्सपेरिमेंट्स से और स्पेशली जो पिथबॉल्स वाला एक्सपेरिमेंट था, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था, इसके बाद वो इस इन्फ्रेंस के ऊपर पहुंचे, इस परिणाम के ऊपर, इस निष्कर्ष के ऊपर वो पहुंचे कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, 2 तरह की इलेक्ट्रिफिकेशंस हैं, राइट। और साथ में जो लाइक चार्जेस हैं, जो एक ही तरह के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक जो एक जैसे नहीं हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। These were the inferences drawn from these experiment by the people of that age. तो अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर। द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली अब हम जो हमारा आजकल जो हमारे पास नॉलेज है लेटेस्ट चार्जेस के बारे में, धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से, राइट। तो हमारे पास जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल है पूरी की पूरी जो हमारे इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए, राइट।
द ट्रांसफर ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डन मेनली बाय 3 ways। तो हमने जैसे देखा कि हम रब कर रहे थे, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस वहाँ पर इंड्यूस हो रहे थे बॉडीज़ के ऊपर, बॉडीज़ चार्ज्ड हो जा रही थी। तो हमारे पास इस तरह से बॉडीज़ को चार्ज करने के मेन 3 तरीके हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, राइट। टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब हम फिर से, पहले हमने जो टाइप ऑफ चार्जेस थे वो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से देखे थे कि लोगों ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और उनसे क्या क्या उन्होंने मतलब एक आइडिया एस्टिमेशन की कि ये पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन जो उसकी एग्जैक्ट जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स के जो ट्रांसफ़र हैं उनकी वजह से जो बॉडीज़ के ऊपर चार्ज आता है उसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर अब आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि हमारे जो मटेरियल्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स जो बेसिक हैं दोज आर एटम्स, और एटम्स में ही जो आपका चार्ज है वो रहता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट। तो जब भी आपके ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें इम्बैलेंस होगा, राइट, और इम्बैलेंस जो होगा दैट विल बी एंटायरली ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं वो तो हिलने से रहे, वो तो न्यूक्लियस में बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ जुड़े होते हैं, राइट। तो अब क्या होगा कि एक जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी अगर उससे हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके जो है वो बॉडी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे और वो एज ए होल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे और प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे। ऐसा कब होगा, जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। तो जो अब ऑब्जेक्ट है या कोई एक बॉडी है दैट विल बी चार्ज नेगेटिवली इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट एंड they become excess in electrons, or excess in electrons means that body will get negatively charged. Then students हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमारे पास चार्जेस, हमने सारा कुछ देख लिया है कि बॉडी चार्जेस अटेन करती हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज्ड बॉडी हो तो आपके पास क्या तरीका है उसके इलेक्ट्रिक चार्ज को चेक करने का। उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आता है इलेक्ट्रोस्कोप, और फुल नेम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सोने की वेफर वाला या पत्तियों वाला एक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप होता है। और ये एक सिंपल सा ऑपरेटस है जिसमें कि एक आपका सिंपल सा एक सेटअप रहता है। तो उसमें एक ग्लास कंटेनर रहता है और उसमें एक मेटल रोड होती है, रबर में से उसको नीचे इमर्स करवाया जाता है। और इसका अगर हम एक मोटा सा एक डायग्राम बनाएं तो इस तरह से एक ग्लास कंटेनर इसका रहता है और उसमें एक ऊपर से रबर ये एक वॉशल रहती है, उसमें एक छेद से होते हुए हम एक मेटल रोड उसमें डालते हैं जो कि एक कंडक्टर होगी जो कि चार्जेस को कन्वे कर सकती है। और उसके ऊपर एक मेटल की नोब लगेगी, ओके। उसके बाद जो मेटल रोड है उसके जो बॉटम में हम 2 गोल्ड लीव्स वहाँ पे लटकाएंगे और एक चार्ज्ड बॉडी हम अब एक चार्ज बॉडी जो कि चार्ज्ड है, कहीं पे किसी भी तरीके से आपने उसको चार्ज किया हुआ है, उसको हम उसके नज़दीक लाएंगे और मेटल नोब से टच करवाएंगे, राइट। तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो इस मेटालिक नोब से होता हुआ नीचे रोड से होते हुए आपके गोल्ड लीव्स के ऊपर चार्ज वो पहुंच जाएगा और दोनों लीव्स के ऊपर सेम चार्ज पहुंचने की वजह से वो दोनों लाइक चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी और आपकी जो गोल्ड लीव्स हैं वो डाइवर्स कर जाएंगी, फैल जाएंगी ऐसे एक दूसरे को रिपेल करके, राइट। तो एक छोटा सा एक इक्विपमेंट रहता है इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिटेक्ट करने का, राइट।
और गोल्ड लीव्स हम इसमें इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इससे हम एक मोटा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जो बॉडी है अगर वो चार्ज्ड है तो वो थोड़ी चार्ज्ड है या ज़्यादा चार्ज्ड है। मीन्स जितनी उसमें डाइवर्जिंग जो जितनी डाइवर्ज वो आपकी गोल्ड लीव्स होंगे तो वो एक इंडिकेटर रहेगा कि वो जो बॉडी है वो ज़्यादा चार्ज्ड है। अगर कम उसमें आपकी रिपल्शन होगी तो समझ लीजिए कि उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो कम है। इसी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा आप ना सोचें कि यार सोने की पत्तियां कौन लाएगा और कौन इसको बनाएगा। ये तो गोल्ड लीव्स इसमें इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं चार्ज के लिए और आपकी वो जो थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं कि कोई बॉडी जो है वो कम चार्ज है या ज़्यादा चार्ज है। अदरवाइज़ अगर आपने फॉर द सेक ऑफ मेयरली डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी कि वो चार्ज है या नहीं है तो आप इसी इलेक्ट्रोस्कोप को सिंपल पेपर स्ट्रिप से भी बना सकते हो, राइट। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, आप ये एक्सपेरिमेंट अपनी लैब्स में कर सकते हो बिकॉज आप भी थेल्स और उन लोगों की तरह साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाले लोग हैं, राइट। उसके बाद हम आते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसके बेस के ऊपर टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या रहते हैं। मोबिलिटी मीन्स चार्ज घूमे। अब चार्ज घूमने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के बेस के ऊपर हम मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में। हमने पहले पढ़े हुआ छोटी क्लासेस में भी बार बार ये चीज़ें आती हैं। तो जो सबसे पहले वाले होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मीन्स वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं खुले दिल से। तो क्यों करते हैं वो? क्योंकि उसमें हमारे पास वो जो आपका मटेरियल है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से होती है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो इधर से उधर जा सकते हैं और अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं वो कंडक्ट करते हैं। और मेटल्स, ह्यूमन, एनिमल बॉडीज़, अर्थ, ये सारे के सारे जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं उनके एग्जाम्पल हैं। सेकेंड वन इज़ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स मीन्स नहीं, वो दे आर बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर इसलिए हैं क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन उस मटेरियल की ऐसी है कि उसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो घुमंतु इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो वो इंसुलेटर्स होते हैं। और जो हमारे पास नॉन मेटल जो चीज़ें होती हैं जैसे कि ग्लास है, पोर्सिलेन है, प्लास्टिक है, नाइलॉन, वुड, ये एग्जाम्पल हैं इंसुलेटर्स के। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है मटेरियल की, जो कैटेगरी है मटेरियल की, वो है सेमी कंडक्टर्स। ये बहुत समझदार कैटेगरी है, राइट। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, ये इनका जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने का तरीका होता है वो बड़ा सिलेक्टिव होता है, या ओके। और सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो आपके कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है, राइट। और इनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि तुमने कब जैसे कंडक्ट करना है, कब जैसे नहीं करना है। और यही जो मटेरियल्स हैं दे आर द बेसिस फॉर द मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स। जितनी भी एडवांसमेंट हुई है, जितने भी आपके मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जितने भी गैजेट्स आप यूज़ करते हो, उनके कोर में सेमीकंडक्टर्स हैं। और इसकी इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो आप पक्का आप +2 के सिलेबस में करने वाले हो। देन स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है चार्जेस की, उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक फ्लैश हो चुका है आपके पैनल के ऊपर हेडिंग पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपने +1 में भी या छोटी क्लासेस में आप जब भी बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंसेस वगैरह या काइनेमेटिक्स में या मोशन आप स्टडी करते हो तो आप बोलते हो कि एक चीज़ यहाँ से चली वहाँ गई। तो जो आप चीज़ है उसको आप पूरा उसका वो ढांचा नहीं बनाते, आप बोलते हो कि एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट लगाते हो, वो ए पे था बी पे पहुँच गया, पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। वैसे ही हमारे पास बॉडीज़ बड़ी बड़ी हो सकती हैं, उनके ऊपर चार्ज हो सकता है, वो चार्ज उसकी बॉडी के ऊपर पूरी फैला हुआ हो सकता है, लेकिन हमें उस चार्ज को एक पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर करना है। और उसके 2 वजहें हो सकती हैं उसकी। फर्स्ट कि या तो आपकी जो बॉडीज़ हैं उनका साइज जो है वो जो आपकी कंसीडरेशन में डिस्टेंसेस हैं उनके मुकाबले में नेग्लिजिबल हों, वो बहुत छोटी हों, या तो अब आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट चार्जेस
आप उनको कंसीडर कर सकते हो, या फिर अगर वो जो डिस्टेंसेस और उनके साइज़ में इतना ज़्यादा गैप नहीं भी है, तब भी आप एक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो पूरा का पूरा चार्ज बिखरा हुआ है उसको आप एक ही पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, राइट। और वो जो एक पॉइंट है वही पूरे के पूरी जो आपकी बॉडी है उसके चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, और आपके जो मैथमेटिकल पर्पसेस के लिए वो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस बिटवीन देम, वी ट्रीट देम एज पॉइंट चार्जेस। वही बात है, द होल चार्ज ऑफ बॉडी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, द होल चार्ज ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, और वही पूरा उसका खेल देखेगा फिर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉडी है, इसमें चार्जेस पूरे बिखरे हुए हैं। अब हम कौन से पॉइंट से मेजरमेंट करें कि ये चार्ज कहाँ पे है, किस पॉइंट से करें, राइट। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसके ऊपर टोटल जो चार्ज है दैट इज़ Q1, तो इस Q1 को हम बोलेंगे कि ये इस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड है। और अब हम सारी की सारी जो मेजरमेंट हैं हमने बोल दिया कि ये वाला पॉइंट जो है वो तुम्हारा क्या है, मॉनिटर है, तू ही रिप्रेजेंट करेगा, सब ने बोल दिया, राइट। वैसे ही इस वाली बॉडी में आपका टोटल चार्ज Q2 है, सब ने सहमति बनाई, यार तू ऐसा कर, तू ही कर ले यार, तू ही रिप्रेजेंट कर रहा हमें। अब ये जो पॉइंट्स हैं दे आर representing the charges of the entire bodies. So these are the point charges. जितनी भी मेजरमेंट्स होंगी हम इन पॉइंट से लेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट के इन बॉडीज के बाकी के हिस्सों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। Then comes basic properties of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी है तो पूरा झंझट खत्म। आपको पता है +1 में आपने वेक्टर्स पढ़े हुए हैं, उनको ऐड करने के लिए बहुत लफड़ा होता है, हमारे को लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन देखने पड़ते हैं, कई जुगाड़ वहाँ पे करने पड़ते हैं, लेकिन स्केलर बहुत आराम से, बहुत शरीफ होते हैं, है ना। जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही वो ऐड हो जाते हैं, बस ये देखना पड़ता है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें बॉडीज़ हैं Q1, Q2, Q3, Qn चार्जेस लिए हुए हैं वो, तो उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी सिंपली द अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल दीज चार्जेस। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn। सपोज देयर आर n चार्जेस, लेकिन फिर से वही है कि चार्जेस दे कैन बी नेगेटिव एज वेल। तो जब भी हमने इनकी एडिशन करनी है तो इनके साइन को पक्का कंसिडरेशन में रखना है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ ना पैदा की जा सकती है ना उसको नष्ट किया जा सकता है, वो क्या होती हैं, कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो। तो चार्ज भी एक क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। मीन्स चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, and hence the total charge of an isolated system always remains conserved or constant। सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है, एक ही सिस्टम है ये, इसके अंदर चार्जेस बॉडीज पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर चार्जेस हैं। तो आपने उस सिस्टम को देखा किसी एक टाइम पे, घड़ी पे टाइम नोट किया, सबको देखा, Q1 था, Q2 था, Q3 था, Qn था, राइट। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद आपने फिर से दूसरा टाइम पे गए, फिर से उनको चेक किया कि अब क्या हालत है उनकी। फिर से उसने देखा अब क्या था, वो तो आपस में कर रहे थे, वो उनका आपस में सिस्टम है वो एक्सचेंज कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो सबने अपने जो चार्जेस थे वो लेन देन करके तो सबके चार्जेस क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे। फिर जो टोटल चार्ज था पूरे सिस्टम का वो Q है, राइट। तो कंजर्वेशन क्या बोलती है कि जो T टाइम के ऊपर जो टोटल चार्ज था इन सब का एडिशन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम एट टाइम T डैश। जो इंडिविजुअल बॉडीज हैं उन्होंने अपने चार्जेस एक्सचेंज कर लिए हैं, कम या ज़्यादा कर लिए हैं, उनकी वैल्यूज में चेंज आ गया है, लेकिन एज ए होल पूरी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या रहना है, वही। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश एंड सो ऑन अप टू Qn डैश, ये दोनों बराबर रहेंगे
इंडिविजुअल चार्जेस चाहे करते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि आपके कहीं पर जो है वो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए क्लासरूम में आप सबको बंद कर दिया जाए, राइट, ना कोई बाहर से आ सकता है, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है, फिर आप सबके पैसे गिन लिए, ठीक, थोड़ी देर के बाद आपने आपस में किसी को दिए, किसी ने किसी से लिए, राइट, थोड़ी देर के बाद फिर से कोई चेक करने आया, ठीक, और क्या हुआ, फिर मैंने किसी को दिए, मेरे कम हो गए हैं, उसके ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जब फिर से टोटल करेंगे तो सबके पैसे क्या हैं, बराबर हैं, जो टोटल अमाउंट है वो क्या आएगा, बराबर, वेरी सिंपल। और यहाँ पे भी जब भी यहाँ पे फिर से एडिशन इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर से वही बात है कि आपने जो है वो चार्जेस के साइन पक्का ध्यान में रखने हैं, माइनस है तो वहाँ पे प्लस माइनस वो माइनस में आएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स पैकेट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बॉडी इन सर्टेन साइज पैकेट्स, एक निश्चित, मतलब इसका मैं एक एग्जांपल डे टू डे लाइफ से देना चाहूँगा। सपोज हमारी इंडियन करेंसी है रुपीज़, राइट, और हमारे पास सबसे कम जो है वो रुपया है करेंसी, 1 रुपये का सिक्का है, इससे नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, कोई उसका फ्रैक्शन नहीं है, हमारे पास 50 पैसे नहीं है, हमारे पास 25 पैसे नहीं है, हमारे पास 10 पैसे नहीं है, 1 रुपये हमारी सबसे कम जो है वो करेंसी है। अब हम किसी को भी पैसे देंगे या किसी से पैसे लेंगे तो वो मल्टीपल्स ऑफ रुपी में ही होगा, क्योंकि हमारे पास रुपी जो है एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ करेंसी है, उसका कोई पार्ट नहीं है फर्दर, उससे छोटे कोई पार्ट नहीं है। इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, दे आर क्वांटाइज्ड। तो वैसे ही जो आपका चार्ज है वो भी क्या होता है, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई व्हाट इज ई, जो मैं बोल रहा था कि 1 रुपये का सिक्का, वहाँ पे वो मेरा फंडामेंटल है, यूनिट है करेंसी का, यहाँ पे ई फंडामेंटल यूनिट है किसका, चार्ज का। तो ये जो अब जब भी होगा मैं तो किसी को 100 रुपये दूंगा, 101 रुपये दूंगा, 11 रुपीज़ दूंगा, 12 दूंगा, ऐसे ही होगा। किसी को मैं 1.5 रुपये नहीं दे सकता, मैं किसी को 2.5 रुपये नहीं दे सकता, मैं 2.25 नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, रुपये है। तो वैसे ही यहाँ पे मैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, या तो 2 ई दूंगा, या तो 3 ई दूंगा, टुकड़ा नहीं आएगा। दिस इज योर क्वांटाइजेशन वेयर n इज एन इंटीजर, दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव, ओके। और ये जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, ओके। और ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, ये है क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उसके बराबर होता है, राइट। वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ पोलैरिटी का फ़र्क होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। और इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज़ SI, ये जो E है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दैट इज़ 1.602192 into 10⁻⁻19 कूलम। और for the sake of simplicity in different calculations, we take it as 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, राइट। यहाँ पर ये जो कॉलम एक नई चीज़ आई है, वैसे हमने पढ़ी हुई है SI में जो हमने यूनिट्स किए थे +1 में। तो यहाँ पे जो C है कॉलम, दिस इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज इन SI। यहाँ पे हमने एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, Q = NE। हमने बोला n जो है दैट इज़ एन इंटीजर एंड दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव। तो इसकी वो कब ऐसी सिचुएशन आएगी, तो n को हम लिखेंगे n2 - n1, वेयर n2 इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, n1 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब कम होंगे तो आपका n पॉजिटिव आएगा। और एंड दैट इज़ ऑब्वियस कि जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी पॉजिटिव। और इन केस अगर आपके एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं, तो n2 - n दैट विल बी अ नेगेटिव नंबर। और वहाँ पे भी ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं तो द बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड एज ए होल। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर -E चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर +E। तो अगर -E होता है तो दैट विल बी -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। और अगर प्रोटॉन के ऊपर +E होता है तो दैट इज़ +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। दैट शुड बी इन योर
ऑन योर टिप्स, राइट। एक और यहाँ पे फ्लैशबैक है कि ये जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट था ये सुजेस्ट किया था किसने, एक हमारे इंग्लिश साइंटिस्ट थे फेराडे, और उन्होंने अपने किस वेंचर के दौरान इसको सुजेस्ट किया था, दैट वाज हिज डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। और उसके बाद उन्होंने इसको सिर्फ इसका हिंट दिया था, सुजेस्ट किया था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था वो किया था मिलिकन ने इन 1912. So this was something about electric charges, their history, right, and their properties. तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, ये वीडियो सेशन ज़्यादा लंबा ना हो, तो हम आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक फिर से जो है वो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा चल रहा है, तो थोड़ा सा नेचुरली अगर बोरिंग वहाँ पे अगर हम फील करते हैं तो दैट शुड बी क्वाइट नेचुरल। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम मैथमेटिकल पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा चलते जाएंगे तो यहाँ पे मज़ा आने वाला है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अभी आप जो ये बोर्ड एग्ज़ाम और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाली चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेंगी और इनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फैच मार्क्स, राइट। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। इससे हमारे को मोटिवेशन मिलती रहती है कि हम और अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन और वीडियोज़ आपके सामने लाते रहें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।